प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। संस्कृत प्रज्ञा की तरफ से आज आप सभी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम हिंदी कक्षा 10 के सिलेबस से आपको हम अवगत कराएंगे और आप सभी की परीक्षाएं फरवरी माह के द्वितीय पखवाड़ा से प्रारंभ होगी। तो मैंने सोचा कि अपने विद्यार्थियों को ये बता दूं कि उनके हिंदी के प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और कितने अंकों के पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हैं उस पर एक आज सामान्य विश्लेषण कर लेते हैं कि जो आपका हिंदी का पेपर मिलेगा उसे तो पूर्णांक 100 का रहेगा। उसमें से 30 अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन वाह मूल्यांकन मिलाकर 15-15 नंबर वो विद्यालय से आवंटित किए जाते हैं, आपको प्रदान किए जाते हैं। बचता है आपका 70 नंबर। उस 70 नंबर में भी 20 क्वेश्चन यानी 20 प्रश्न बहुविकल्पीय आते हैं और वो 20 प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं उस पर भी आप लोगों से आज मैं चर्चा करूँगा। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बड़ी हो जाए, तो आपको आधा नहीं छोड़ना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और विद्यार्थियों, आपके हित के लिए है, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। जैसा मैं बताना चाहता हूँ, बताने जा रहा हूँ, यदि उन चैप्टरों को या उन खंडों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो शेयर है कि आप ससम्मान आपको नंबर मिलेंगे। 90% से आपके नंबर कम नहीं रहेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें जो है आपका 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। कितने अंकों की? 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो 70-30 मिला करके आपका भैया 100 का पूर्णांक बन रहा है। कुल 100 नंबर का प्रश्न पत्र आपको हिंदी से मिलेगा। तो 30 नंबर आपको विद्यालय स्तर से, उसमें 30 आपको मिलता है, वो आपके प्रदर्शन पर मिलेगा। ऐसे फ्री में नहीं मिल जाएगा कि विद्यालय से आपको 30 में 30 दे देगा। आंतरिक मूल्यांकन होता है 15 का और 15 का वाह मूल्यांकन होता है। तो उसमें आपके विषय अध्यापक, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जो भी, वो आपका मूल्यांकन जरूर करेंगे कि किस अंक के आप काबिल हैं। 30 में 30 का पूर्णांक है। बाकी यदि आप पर प्रसन्न है तो 30 में 30 भी दे सकते हैं। ऐसा बोर्ड कोई कठोर नियम इस पर लागू नहीं किया है कि आपने बच्चों को 30 में 30 क्यों दे दिया। उनकी उदारता है, विद्यालय की महानता है, क्योंकि वैसे भी गुरुजन जो होते हैं बहुत ही उदार हृदय के होते हैं, उनका आप लोगों को सम्मान करना चाहिए। तो आप एक अनुशासित, विनयशील, नम्र स्वभाव के विद्यार्थी होना चाहिए। कहा गया है, संस्कृत का एक श्लोक है कि काक चेष्टावकोऽध्यायनं स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंक्तिलक्षणम। विद्यार्थी के यदि 5 लक्षण हैं तो क्या नहीं हासिल कर सकता। वो हर विषय में पूर्णांक ले सकता है, 100 में 100, हर सब्जेक्ट में, चाहे उसकी हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, उर्दू हो, समाज विज्ञान है आपका, गणित है, गृह विज्ञान है, यानी जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, आप कुल मिला करके आपका हर सब्जेक्ट को मिला करके आपके 600 का पूर्णांक बनेगा।
तो याद आप उस योग्य हैं तो आपको 600 में 600 अंक भी मिल सकता है। उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता कि अरे कैसे आप 600 में 600 पा गए। अरे 600 नंबर देने के लिए ही तो बना है, क्या वो दिखाने के लिए थोड़ा बना है। लेकिन कब मिलेगा आपको 600 नंबर? जब आप 600 अंक के काबिल रहेंगे तब मिलेगा, नहीं तो प्रिय विद्यार्थियों ऐसे नंबर फ्री में नहीं मिलता है। तो आइए पेपर पर चलते हैं। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न कितने अंक के रहेंगे? 5 अंक के। कितने अंक के? 5 अंक के। कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे? हिंदी गद्य के विकास का जो संक्षिप्त परिचय है, हिंदी गद्य का विकास का जो इतिहास है, वहाँ से पूछे जाएंगे। वो 5 अंक के पूछे जाएंगे। और कहाँ से पूछे जाएंगे? देखिए ये भी स्पष्ट कर दे रहा है बोर्ड कि आपको विद्यार्थियों इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से पढ़ करके जाना है? शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से पढ़ करके जाना है, भटकना नहीं है आपको। अगर आप इस चैप्टर को, इस खंड को तैयार कर लेंगे शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग को, तो आपको कितना अंक कंप्लीट हो गया? 5 अंक। हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय। देखिए हिंदी गद्य पद्य और अनिवार्य संस्कृत 3 खंडों में विभाजित है। तो हिंदी गद्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के पद्य खंड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और अनिवार्य संस्कृत से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और अनिवार्य संस्कृत का सिलेबस आप उठा के देख लें, उसमें कौन कौन से पाठ दिए गए हैं। संधि है, समास है, और पाठ है से कहानी है या कथा है, या अव्यय शब्द हैं, अनुवाद है। तो ये चीज़ें अनिवार्य संस्कृत में भी है। यदि आपको पढ़ना ही रहा करे तो जैसे हिंदी वाले सर पढ़ा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा कुछ मामला लोचा हो, तो उस अनिवार्य संस्कृत को आपने संस्कृत वाले अध्यापक से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा, हालांकि ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, ये हिंदी के अध्यापकों की तौहीनी होगी, लेकिन फिलहाल मेरा एक सुझाव है कि यदि आपको हिंदी में अच्छे अंक लाना है तो संस्कृत के व्याकरण का अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए, जो कक्षा 10 में निर्धारित है। बहुत अच्छे आपको उसमें से रिस्पांस मिलेंगे, आपको अच्छा उपयोगिता मिलेगी, नंबर में, अंकों में आपके रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा भाव क्या है। यदि हिंदी में अच्छे अंक लाना है तो आपको संस्कृत का भी अध्ययन करना होगा। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मुझे संस्कृत, हम पढ़ते ही नहीं, तो संस्कृत पढ़ें क्यों? तो बच्चा संस्कृत का व्याकरण जरूर पढ़ो, पाठ ना पढ़ो, लेकिन जो संस्कृत में व्याकरण दिया गया है, संधि दिया गया है, वर्णों का उच्चारण दिया गया है, समास दिया गया है, प्रत्यय दिया गया है, और प्रत्याहार दिया गया है, अव्यय शब्द दिया गया है, वाक्य प्रयोग दिया गया है, निबंध दिया गया है, पत्र लेखन दिया गया है, उसका अध्ययन आप श्रद्धापूर्वक विनम्रता के साथ संस्कृत के क्लास में जरूर बैठें। अगला है आपका दूसरा, गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से। इससे पहला पाठ मान लीजिए आपका मित्रता है या जो भी हो, तो संदर्भ वहाँ से पूछा जाएगा, वो 2 अंक का रहेगा संदर्भ। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी, वो भी 2 अंक का रहेगा। और उसी गद्य खंड से तथ्यपरक, ये तथ्यपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 2 अंक का रहेगा। तो देखिए भैया 2 2 मिला करके 3 बार 6, 2 तिहाई 6, 6 अंक का आपका गद्य हेतु निर्धारित पाठ पुस्तक जो गद्य खंड दिया रहेगा, गद्यांश, उसमें से आपको 6 अंक मिलेंगे।
फिर काव्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से, जो काव्य है जो पद्य भाग है उसमें से संदर्भ पूछा जाएगा, वो 1 अंक का रहेगा। व्याख्या पूछी जाएगी, 4 अंक की आएगी। तो काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा, वो भी 1 अंक का रहेगा। कुल मिलाकर के वो भी 6 अंक का हो गया। बात समझ रहे हैं? देखिए नंबरों की बौछार यही तीनों प्रश्न में हो रही। कितने नंबर आपको मिल गए? 5 नंबर संस्कृत गद्य साहित्य के इतिहास से, 5 अंक हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से, 10, 6 अंक गद्यांश से और 6 अंक पद्यांश से। 6 दूनी 12 और 12 5 17, 17 5 22। 22 नंबर आपके तो यही 3 ही प्रश्नों में कंप्लीट हो गए। 22 अंक। देखिए नंबर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? टकाटक नंबर मिल रहा है आपको। नंबर अंक अध्यापक कभी अपने जेब में चुराता नहीं है। वो तो यही चाहता है कि मैं परीक्षार्थी को, इस विद्यार्थी को कितना नंबर दे दूँ, इस बच्चे को मैं कितना नंबर दे दूँ। लेकिन क्या होता है जब आपकी कॉपी वो जांचते हैं तो आप लोग उनका दिल दुखा देते हैं। कोई पेपर उतार के चला आता है, कोई सादे छोड़ के चला आता है, कोई नोट लगाता है। कुछ टीचर कहते हैं नोट लगा दिया करो भैया। अरे भैया नोट नहीं काम करेगा आपका, वहाँ पर आपका विवेक काम करेगा, आपकी मेधा काम करेगी। सभी अध्यापक नोट पर नहीं चलते हैं, इसको आप समझ लीजिए। कुछ हैं ऐसे अध्यापक को सुझाव देते हैं यार बच्चा पैसा लगा देना है। क्या सोच है आपकी? पैसे से नंबर मिलता है? बच्चे की ज़िंदगी आप पैसे से तोल रहे हैं, उसकी बुद्धि को, उसकी मेधा को, उसकी प्रतियोगिता की जो बुनियाद पड़ रही है परीक्षाओं में बैठने के लिए, आप उसको पैसे से तोल रहे हैं। गलत बात है, बहुत ही निंदनीय ये तथ्य है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कोई भी अध्यापक ऐसी सुझाव बच्चों को ना दिया करे कि आप पैसा लगा दीजिएगा। पैसा वही लोग पकड़ते हैं जो पैसे के मोही होते हैं। आप पैसे पर किसी को अंक दे दिया, बच्चा वैशाख नंदन है, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो मेरिट में पीछे हो गया कि नहीं हो गया? आप पैसा ले करके किसी मेधावी बच्चे का, किसी की प्रतिभा का आप हनन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए थोड़ा हम रुक रुक के इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा अभी हमारा मामला नया नया है, तो आप समझ गए होंगे नया नया क्या है। चौथा प्रश्न है संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश। संस्कृत के जो पाठ दिए रहेंगे भैया, उसमें से कुछ गद्य खंड भी रहेगा, कुछ पद्य खंड भी। पद्यांश अंश मतलब होता है भाग। गद्य धन अंश को मिला करके आपका एक गद्यांश बना है। ना जानते हो तो जान लो भैया, गद्य धन अंश से बनता है आपका गद्यांश। संधि हुई है। अब इस गद्यांश में कौन सी संधि हुई है? तो बच्चा मेरे इसमें दीर्घ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि हुई। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ जो है स्वर संधि का भेद है। देखिए दा में आ है और ये आ ह्रस्व आ है, दोनों को मिला दिया गया, दीर्घ आ हो गया, आपका गद्यांश बन गया। तो समझ गए गद्यांश किन शब्दों से मिलकर यही हाल पद्यांश का है। पद्य धन अंश बराबर पद्यांश, यानी पद्य का भाग। अंश का मतलब होता है भाग। अंश का मतलब क्या होता है? भाग। देख लीजिए एक बार हम दिखा दे रहे हैं आपको। पद्यांश का संधि विच्छेद कर दे रहे हैं। अब यहाँ हम पढ़ा नहीं रहे हैं। अब आप लोग सोचें सर जी बता कुछ और रहे थे और चले कहीं और गए। देखिए पद्य धन अंश। अंश का मतलब होता है भैया
इसका मतलब होता है भाग या हिस्सा, किसी चीज़ का हिस्सा या भाग। तो ये पद्यांश मतलब पद्य का अंश, पद्य का भाग। तो इसमें भी दीर्घ संधि है, ध्यान रखिएगा। गद्यांश पद्यांश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और गद्य का मतलब समझ गए होंगे, पद्य का मतलब समझ गए होंगे। तो यहाँ भी प्रश्न कितने अंक का पूछा जाएगा? 1 नंबर का गद्यांश और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद, 4 अंक का। निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं, 5वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जो 5वां प्रश्न है आपका, ये कहाँ से पूछा जाएगा? पाठों के लेखकों, जो लेखक हैं और जो कवि हैं, चाहे गद्य के हों चाहे पद्य के हों, उनका भैया जीवन परिचय पूछा जाएगा। और जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो ये ज़्यादा प्रचलन में था कि सूरदास, बिहारी और तुलसीदास, सूर, कबीर, बिहारी और इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। यानी बिहारी जी का जीवन परिचय, सूरदास का और कबीर का, है ना। आप मानस के रचयिता, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास को भी ले लीजिए, वो भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये इन लोगों के पद्य का मैं बात कर रहा हूँ, जो पद्य के लेखक हैं, इन लोगों का जीवन परिचय जरूर पूछा जाता है। कबीर का हुआ, सूरदास जी का हुआ, तुलसीदास जी का हुआ, बिहारी जी का हुआ, फिर आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इनका भी जीवन परिचय बहुत पूछा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन सेनज्ञ जी हैं, इनके जीवन परिचय भैया पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ज़रूर पढ़ के जाइएगा जीवन परिचय, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं आपको नर्वस नहीं कर रहा हूँ, उत्साहित कर रहा हूँ कि इन टॉपिकों का अध्ययन करिए। देखिए, आप 90% से नीचे आपका रिजल्ट रहेगा तो आप बताइएगा कि आप क्या अपने चैनल में बता रहे थे। श्योर है, मिलेगा आपको। पढ़ के जाइए बस, नंबर तो हम लोग देने वाले हैं, हम ही तो वहाँ कॉपी जांचेंगे। हम का मतलब समझ रहे हो ना? हम जैसे अध्यापक, हम जैसे गुरुजन, हम जैसे आचार्य कभी नहीं चाहते कि मैं बच्चे को कम नंबर दूं। जब वो कॉपी जांचते हैं और कॉपी जांचने में जब कोई बच्चा उस विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है ना, तो कॉपी जांचने वाले के ऊपर क्या बीतती है वही जानता है, यदि उसके अंदर कहीं उदारता है, बहुत टूट जाता है कि हे ईश्वर, क्या करवा रहे हो, ये बच्चा इसी काबिल था। देखिए अगला, संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक पूछा जाएगा भैया, वो भी 2 अंक का आएगा। एक श्लोक पढ़ लीजिए जो आपके अनिवार्य संस्कृत में है, और वो श्लोक आपको लिखना है कि जो पेपर में ना आया हो। यदि मान लीजिए आपने पेपर का ही उतार दिया तो कुछ अध्यापक ऐसे भी रहते हैं, दे देते हैं नंबर, चलो बच्चे ने लिखा तो, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ऐसा करना नहीं है ना। ये मेरे हृदय की बात थी, मैंने बता दी, आपसे छिपाया नहीं। फिलहाल आप लोग ऐसा करेंगे नहीं। संस्कृत श्लोक 2-4 आप जरूर याद रखें कि एक आ गया है तो दूसरा काम दे देगा। 3, 5, 7, 11, 21, इन गिनतियों में आप श्लोक याद रखें। उन श्लोकों में से आप एक श्लोक अच्छी तरह से लिख दीजिए, क्या आनंद आएगा कॉपी जांचने वाले को। नंबर तो फेंकता ही रहेगा आपको, तो ले जाओ बेटा, दोनों हाथ से बटोरो। जिस दिन आपका रिजल्ट आपके हाथ में आएगा ना, यदि आप सुखी हैं, हनुमान जी की ताकत आ जाएगी, उड़ान भरेंगे आप, लंका लांग जाएंगे। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, ये काव्य सौंदर्य के तत्व, रस पूछा जाएगा भैया, हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, अलंकार से प्रश्न पूछे जाएंगे,
छंद एवं सोरठा से प्रश्न पूछा है। छंद रोला छंद है आपका, छंद है, सोरठा है, रोला। केवल 3 ही छंद निर्धारित हैं, छंद, सोरठा और रोला। इसके आपके लक्षण पढ़ के जाना है, उदाहरण पढ़ के जाना है और पहचान पढ़ करके जाना है। अलंकार में देखो 3 अलंकार है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन तीनों अलंकारों को आप याद कर लीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। 2 अंक का आपका क्या आएगा, रस आएगा। रस की परिभाषा दीजिए, हास्य रस या करुण रस, 2 ही रस आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। तो आप ये 2-2 नंबर इकट्ठा कर लीजिए, देखिए ढेर लग जाएगा नंबर का। फिर क्या है, करुण रस हो गया आपका। अलंकार में आ जाइए, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, 3 अलंकार हैं। तो 3 अलंकार में से एक ही अलंकार लिखना रहेगा भैया, तीनों नहीं लिखना है आपको, एक लिख दीजिए, 2 नंबर ले लीजिए। फिर छंद है, चाहे आप छंद पूछ ले जाए, सोरठा पूछ जाए, रोला पूछ ले जाए, वो भी 2 नंबर आपको मिलेगा, 6 नंबर आपकी होगी। देखिए बोर्ड वालों ने नंबर कैसे निर्धारित किया है, छोटी छोटी, और बता भी दिया कि मैं यहीं से प्रश्न पूछूंगा। यदि इसमें से अध्यापक देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं, अपने क्लास में ज़रूर समझाएं कि भैया प्रश्न कहाँ से बनते हैं और क्या पढ़ करके आपको जाना है। ये मेरा आपसे सुझाव है और आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि बच्चों को ज़रूर अवगत कराएं, वो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आपका, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, तो उस सब्जेक्ट पर ज़रूर बताएं कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, और बच्चे को पूरा इतिहास याद हो जाए, पूरा ग्रंथ याद हो जाए तो याद नहीं होगा। और ना बच्चों में रटाने की प्रवृत्ति डालें। ये अध्यापक समुदाय से मेरा अनुरोध है कि बच्चे को समझाएं, यदि वो समझ गया तो खेल गया। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द। उपसर्ग क्या है, आ उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, अध उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, सह उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, अभि है, पर है, सु है। उपसर्ग, तो इन उपसर्गों को भैया याद कर ले, ये जहाँ लग जाते हैं शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय है, आई है, जैसे बड़ाई है, निराई है, गुड़ाई है, चढ़ाई है, व्यक्तित्व है, ऐसे शब्द बनेंगे, वो भी आपके 2 नंबर के रहेंगे। समास 2 अंक का, तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द 2 अंक का। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 11 अंक का क्या आएगा, हिंदी व्याकरण शब्द की रचना के तत्व, उपसर्ग से 3 अंक का, प्रत्यय से 2 अंक का, समास से 2 अंक का, तत्सम शब्द से 2 अंक का, और पर्यायवाची से 2 अंक का। मतलब कुल मिलाकर के 11 अंक हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व से पूछे जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आपके प्रश्न पत्र का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि प्रश्न यहीं से बनेंगे। बच्चे 1-2 पाठ में सिमटे रहते हैं, बस किसी का जीवन परिचय याद कर रहे हैं, बस उन्हीं का जीवन परिचय ही रोज याद रटते हैं, पढ़ते हैं। भैया उससे कुछ नहीं होने वाला है, सब पर ध्यान देना है आपको, सब कुछ पढ़ना है आपको। संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, देखिए संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, ये यहाँ से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें संधि है, संधि आप समझते होंगे, उसमें यण संधि, वृद्धि संधि, 2 ही संधि है आपको। कक्षा 10 हिंदी की बात कर रहा हूँ, केवल यण संधि पढ़ना है और वृद्धि संधि पढ़ना है। परिभाषा, उदाहरण और पहचान, 2 अंक आपको मिल जाएंगे, कर ले जाएंगे। तो फिर शब्द रूप है आपका, सभी व्यक्ति एवं सभी वचनों में याद करना है। संज्ञा शब्द है फल, मति, मधु, नदी। सर्वनाम शब्द है तद और इस्मत, इसमें से आपको 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।
फिर है भैया आपका धातु रूप, लट, लोट, बिदलिंग, लंग लकारों में, पठ, हस, दृश, पच। देखिए 4 ही धातुएं आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। कौन? पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना, हस धातु और दृश्य धातु यानी देखना, हस का है हंसना, और पच धातु। ये जो हैं 4 ही धातुएं आपके पाठ्यक्रम में है। तो इसमें क्या बहुत बड़ा है, कुछ बोझा सिर पर नहीं लादना है। पठ का रूप याद कर लो, उसी स्तर से हंस का भी याद हो जाएगा, दृश्य का भी याद हो जाएगा और पच का भी याद हो जाएगा। रूप तो मान लीजिए आपका वो है कविता, धातु रूप, शब्द रूप। पढ़िए अच्छी तरह से। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निबंध रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ट्रैफिक रूल्स पर विषय, ये पूछे जाएंगे। खंड काव्य, संक्षिप्त कथा वस्तु, घटनाएं, चरित्रण, 3 अंक का। कुल मिलाकर के आपके 70 अंक के प्रश्न पूरे हो गए। अब आइए हम बताते हैं आंतरिक मूल्यांकन में क्या होता है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। प्रत्येक 2 माह के अंतिम सप्ताह में आपसे ये आंतरिक मूल्यांकन जो 30 नंबर मिलता है, ये सिस्टम है इसका कि प्रत्येक 2 माह के अंतिम सप्ताह में वो आपसे पूछे जाएं। प्रथम सप्ताह अगस्त मास में 10 अंक वाचन से यानी भाषण, वाद विवाद, विचारों की अभिव्यक्ति आदि उसमें लिए जाते हैं। फिर द्वितीय है अक्टूबर माह में 10 अंक व्याकरण संबंधी। फिर तृतीय है दिसंबर माह में 10 अंक सृजनात्मक निबंध, नाटक, कहानी, कविता, अपठित आदि। फिर हम आगे चलते हैं। निर्धारित पाठ्य वस्तु जैसे कि मित्रता है आपका, ममता है, क्या लिखूं, भारतीय संस्कृत है, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, अजंता, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, है ना। मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, देखिए सामने दिया गया है। ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। भारतीय संस्कृत राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। देखिए हर पाठ के लेखकों का नाम उनके सामने दे दिया गया है। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। अजंता भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। तो विद्यार्थियों इन पाठों को और इन लेखकों के नाम जरूर आपको याद होने चाहिए। पाठ, लेखक का नाम, संदर्भ में बहुत मायने रखता है, आप लिख देंगे तो, अन्यथा संदर्भ आपका अधूरा माना जाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। काव्य में देखिए काव्य में कौन कौन से पाठ निर्धारित हैं इसको देख लेते हैं। सूरदास जी हैं। देखिए अभी हम कह रहे थे ना कि इन लोगों से बोर्ड परीक्षा हारी हुई है, तो ये सच है। थोड़ा सा 1 मिनट, जल्दबाजी का काम जो है शैतान का होता है, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। काव्य जो पद्य खंड है आपका, वहाँ से पद्य में है सूरदास के पद से प्रश्न पूछे जाएंगे। सूरदास का पद, सूरदास जी लेखक हैं। देखिए तुलसीदास अभी कह रहे थे ना, आगे बताएं। बिहारी लाल, रसखान, सूर, कबीर, बिहारी और इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। भैया इसको गांठ बांध लो आप, आपका मैं पेपर आउट कर रहा हूँ आज कि सूरदास, कबीरदास तो अब तो उसमें कक्षा शायद 9th में के पाठ्यक्रम में चले गए हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो हाई स्कूल में थे, 10वीं में थे, मतलब 9-10 दोनों पाठ्यक्रम एक ही में था। तो सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, ये बोर्ड परीक्षा में तो बोर्ड परीक्षा इनसे हार गए, इनको पूछना ही पड़ता है, उनको पूछते हैं। फिर हैं आपके बिहारी लाल, इन्होंने भक्ति की नीति लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत चींटी चंद्रालोक में प्रथम बार
की कविता लिखी है। महादेवी वर्मा हिमालय से वर्षा सुंदरी के ऊपर लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम लिखे हैं। माखन लाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं झांसी की रानी की समाधि पर। ये चीज़ें जो हैं आपके पाठ्यक्रम में हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, भारत माता का मंदिर है ये। केदारनाथ सिंह लिखे हैं नदी। अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं इवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत, एक कविता है पद्यखंड जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी, वाह हल्दी घाटी पढ़िए आप, ऐसा लगेगा कि आप खुद ही महाराणा प्रताप हो गए हैं, मुगलों से युद्ध करने जा रहे हैं। मौका मिले तो पढ़ो ज़रूर, और अपने घर वालों को भी हल्दी घाटी का पाठ पढ़वाइए, अपने मम्मी को पढ़वाइए, अपने पापा को पढ़वाइए, दीदी को पढ़वाइए, जो भी आपके घर में शिक्षित लोग हैं उनको पढ़वाइए। देखिए उनकी मानसिकता क्या बदलती है, उनकी क्या सोच बदलती है, उनके क्या विचार बदलते हैं, बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। संस्कृत की पुस्तकें उनको पढ़ने को दीजिए। नीति शतक है, विदुर नीति है, चाणक्य नीति है। देखिए क्या महानता आपके अंदर आती है, सदैव गुण आपके अंदर अंदर कूट कूट के भर जाएंगे। और जो चांडाल प्रवृत्ति के लोग हैं ना, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। संस्कृत हेतु जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है अनिवार्य संस्कृत हिंदी में, वो वाराणसी पाठ है। फिर अन्योक्त विलास है, विसर्ग लगा है नहीं बोल पाए तो पुनरुच्चारण कर रहा हूँ। अन्योक्त विलासा वीरः वीरेण पूज्यते प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ है। देशभक्तः चंद्रशेखरः केन किम वर्धते छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय से आरुणी श्वेत के हित संवाद आपसे पूछा गया है। और भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी खंड का जिलेवार निर्धारित हैं। आपके उत्तर प्रदेश में 77 ज़िले ऐसे कुछ हैं, एक ज़िला शायद और बड़ा है बिजली पास से ये महाराज के नाम से, और न जानते हो तो जान लीजिए और अपने SST के अध्यापक से ज़रूर मिलें। खंड काव्य के लिए निर्धारित पाठ वस्तु यानी किस जिले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है, तो आपके यहाँ अयोध्या जनपद में जय सुभाष निर्धारित है, जय सुभाष। और अन्य जिलों में मेघदूत है। आगरा में के विद्यार्थियों को खोल करना है। बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव के जो ये परीक्षार्थी हैं वो मुक्त दूत हल करेंगे। और ज्योति जवाहर जो है आप केप कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा के विद्यार्थी हल करेंगे। अग्रपूजा इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा के परीक्षार्थी हल करेंगे। मेवाड़, मुकुट, बुलंदशहर के परीक्षार्थी आप हैं तो देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, इन जनपदों की परीक्षार्थी इनको हल करेंगे। तो हमारा जनपद अयोध्या है, तो अयोध्या के परीक्षार्थियों को क्या हल करना है भैया, जय सुभाष पढ़ करके जाना है। क्या पढ़ करके जाना है, जय सुभाष पढ़ करके जाना है। और इसके लेखक कौन है, लेखक का परिचय क्या है, इन्हीं रचयिता जो हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जय सुभाष ज़रूर लिखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी आएगा। और अगला है मातृभूमि के लिए, तो गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर की परीक्षार्थी इसको हल करेंगे। कर्ण है अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा जनपद के परीक्षार्थी हल करेंगे। कर्मवीर भारत मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली यहाँ के परीक्षार्थी हल करेंगे। और तुमुल जो खंड काव्य है इसको वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं के परीक्षार्थी हल करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बस आज इतना ही। शेष फिर हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए कि प्रश्नों की एक श्रृंखला लाएंगे, जल्द ही लाएंगे। आपको मॉडल पेपर देंगे, हिंदी का देंगे, संस्कृत का देंगे
और आप लोगों का ऐसे सहयोग मिलता रहा, हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती रही, तो मैंने अपने मन में विचार किया है हिंदी और संस्कृत, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे किसी अन्य राज्य की हो, एमपी है, आपका बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, गुजरात है, मतलब हिंदी संस्कृत जहाँ जहाँ पढ़ाई जा रही है मैं पढ़ाऊँगा और दूंगा आप लोगों को। तभी तो फोकस तो केवल यूपी बोर्ड की पर है, पाठ्यक्रम पर। तो शुभकामना के साथ, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें। इससे क्या होगा कि थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो ज़्यादा देखो, अभी हम यूट्यूबर और लैंग्वेज भी हमें नहीं आती है, तो चलते हैं। तब तक के लिए सभी को सादर अभिवादन।